बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो जनाब, आज सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सो हमारी तरफ से जितने लोग भी आज ईद उल अज़हा सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में इंशाल्लाह अब कल ईद होगी और इसी हवाले से मतलब हम कल आपके सामने एक खुसूसी नशरियात लेकर भी हाजिर होंगे। लेकिन आज के शो का मैं बाकायदा तौर पर आगाज़ करना चाहूँगी और आगाज़ में मैं ये बात थोड़ी सी मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे होता है कि जो चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, वो बिल्कुल हमारे ना बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि ना कुदरत हमारा साथ दे रही है, ना लोग हमारा साथ दे रहे हैं और फिर हम थक हार कर जो अपना आप है ना वो भी छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि अब हमारे में हिम्मत ही नहीं है चीज़ों को टैकल करने की। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही वो वक्त होता है जब आपने अपनी एफर्ट्स को जारी रखना होता है, बिकॉज यही जो एफर्ट्स होती हैं वो अल्टीमेटली आपको किसी बड़े मकाम पर पहुंचाती हैं। हमारी ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस, जितने भी सेटबैक्स आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ दे कर ही जाते हैं। वो हमारे लिए एक तो अपॉर्चुनिटी होती है कुछ लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, और इस सब के बाद जो इंसान का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इस तरह की सिचुएशंस में होता है वो हमें किसी बड़ी चीज़ की तरफ लेकर जाता है। सो हमारे गोल्स जब आइडेंटिफाइड हों और इसके साथ साथ जब हमारी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाएं, लेकिन अपनी एफर्ट्स को हमेशा जारी रखना चाहिए अगर आपके खिलाफ भी सब कुछ है, और अल्टीमेटली आपको वो मिल ही जाता है जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे होते हैं। सो ज़िंदगी में इन सेटबैक से ना कभी घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत जो है ना उसको पकड़ करना, मजबूती के साथ अल्लाह पर तवक्कल कर कर अपनी जो कोशिशें हैं उनको जारी और सारी रखना चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। कल जैसा कि ईद है और जब हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना वो अपनी सेहत का इस पर ख्याल नहीं रखते। सो एक तो जो गोश्त की तकसीम है जिसके हवाले से कहा गया एक हिस्सा आपका अपना, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीब गुरबा के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो अपना हिस्सा होता है ना उस पर भी इतना अच्छे तरीके से हाथ साफ किया जाता है डेफिनेटली कि जब लोग खाना खा रहे होते हैं या जब गोश्त पक रहा होता है तो एक तो वो उसके पकाने के दौरान बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐसे बताए जाते हैं, हर साल ही बताए जाते हैं, जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप एक बेहतर अंदाज में कुकिंग कर सकती है। स्मेल भी उसकी ख़त्म हो सकती है, डाइजेशन के इश्यूज भी नहीं होंगे। लेकिन जब आप खा भी रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंग्रेडिएंट्स वो सारे डाल भी लिए हैं लेकिन अब आप जितना मर्जी खाएं। नो, ईद के दिनों में लोग इतना गोश्त खाते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हर साल, स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल्स के आदादो शुमार हमें बताते हैं कि बेशतर जो मरीज़ आ रहे होते हैं वो जीआई ट्रैक्ट के जितने भी इश्यूज होते हैं या इसके साथ साथ डाइजेशन के जितने इश्यूज होते हैं, पेट ख़राब लोगों का हो जाना एक बहुत बड़ा मसला होता है जिसकी वजह से लोग एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में। और ऊपर से गर्मी है, नो डाउट कि बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, बट आपने अपनी चीज़ों का ख्याल लाजमी तौर पर रखना है। सो इस ईद पर जब हमने गोश्त खाना है तो किस अंदाज में गोश्त को पकाना है और किस अंदाज में फिर आपने खाना है, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत शिफा अली इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। शिफा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ईद की तो शायद इस पर हम सब मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो ऐसे गोश्त खाते हैं जिससे बाकी पूरा साल तो गोश्त मिलना ही नहीं है। तो इस ईद आप लोगों को क्या तलकीन करना चाहेंगी कि जब भी आपने गोश्त खाना है तो वो किस अंदाज में खाना है? अच्छा, इसमें जैसे आपने मेंशन किया कि सुन्नत इब्राहिमी है तो तरीक़ाकार तो सुन्नत के मुताबिक ही होगा, यानी कि ओवर ईट नहीं करना और मैदे के 3 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा जो है वो खाने से भरा हुआ हो, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हवा के लिए छोड़ दिया जाए। अगर हम इसी को फॉलो करें तो हमें, जैसे आपने बताया कि अस्पताल जो है वो एमरजेंसी रूम भर जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के शिकायत से, उनमें पेट के ख़ास तौर पे होते हैं। अच्छा, इमीडिएटली शुरू के जो एक हफ़्ता है वो तो चलें हम ये कहेंगे कि पेट की शिकायत ज़्यादा आती हैं। उसके बाद वाले 1 महीने में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, लिपिड्स लेवल बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इस तरह के मसाइल भी सामने आ रहे होते हैं। तो उसमें ज़्यादा जो गलती हो रही होती है वो ये होती है कि अतदाल नहीं रखा जा रहा होता, बहुत ज़्यादा मकदार में गोश्त खा लिया जाए, फिर उसको बहुत ही मुरगन किस्म के कुकिंग मेथड्स ऐसे अप्लाई उसके बाद किए जाते हैं
जिसकी वजह से उसके अंदर चिकनाई की और मुज़र सेहत अज़ा की जो मकदार है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है और जिस तरह के कॉम्बिनेशंस में खाई जाती है, मतलब नान वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिर ये कि मीठी चीज़ें उसमें मशरूबात इस तरह की सिलेक्शन हो जाती है, तो वो कॉम्बोज जो है ना वो पेट के साथ कोई इंसाफ नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कि हम ज़रा पहले कुकिंग मेथड्स पर भी मैं साथ ही साथ बात करना चाहूँगी। जो लोग ऑब्वियसली जिनको कसाई मिल जाता है और जो पहले दिन कुर्बानी कर लेते हैं, वक्त पर कर लेते हैं, तो इसके बारे में तो हुक्म यही है ना कि आपका एक तरह का रोज़ा होता है, वो रोज़ा आपने ना सुन्नत ये कहती है कि हमने कलेजी के साथ खोलना चाहिए, फिर लोग बनाते भी हैं। सो उसका राइट वे ऑफ कुकिंग क्या होना चाहिए, और फिर जो बाकी का गोश्त आपके घर अगर आ रहा है, सो हाउ वी शुड कुक दैट मीट, कि मतलब उसमें लहसुन, अदरक और बहुत से इस तरह के हर्ब्स आप ऐड कर सकते हैं जो आपका डाइजेशन को अल्टीमेटली बेहतर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मेथड? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गोश्त उस दिन ज़रूर खाना चाहिए जिसने भी कुर्बानी की है, क्योंकि सुन्नत है, लेकिन उसमें मकदार वही वाली बात है, ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लेटों की प्लेटें भर के या किलो किलो ही खाना है, आप उसको कम मकदार में भी ले सकते हैं। और कलेजी जो है वो एक ग़िज़ाइयत का ख़जाना है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए। उनको तो अगर वो 2-3, लेकिन ये इतनी आयरन मिलता है हमें कलेजी से। असल में बात ये है कि इसकी तो 3-4 बोटियाँ भी ऐसी हैं कि आप जैसे कोई पिल्स ले रहे हैं, आयरन मिलता है इसके अंदर, विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है, जिंक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेबल होता है, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है जो मसल मैस बनाने के लिए अच्छी होती है। लेकिन दूसरी तरफ मर्द हजरात के, ये दिल के मरीज़ों के लिए भी कॉशन है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट्स की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो उस हवाले से उन लोगों को अगर वो कुर्बानी के हवाले से खा रहे हैं तो वो 1-2 बोटी 3 बोटी काफ़ी है। ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनको लाजमन खाना चाहिए, उनके लिए टॉनिक की तरह खून बढ़ाने का बाइस बनेगा। पकाने के लिए यस यू आर वेरी मच राइट, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त को लटकाने के लिए कि उसमें से सारा खून अच्छी तरह ड्रिप करके निकलता रहे, वो टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए थोड़ा सा लाइकलीहुड होता है कि उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है। जब हम कुकिंग करते हैं, जिस तरह से ये कहा जाता है कि लहसुन अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मसाले थोड़े से ज़्यादा, मसाला से मुराद ये है कि धनिया, हरी मिर्चें, इसके साथ साथ सूखा धनिया, अनारदाना, ये कुछ चीज़ें मैं चाह रही हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को बताएं कि कुकिंग के दौरान ऐसी क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। एक तो जिसमें से गोश्त की एक स्मेल होती है, कुर्बानी के एक गोश्त की एक स्मेल होती है, उसी वजह से होती है कि वो खून सारा प्रॉपर्ली उस तरह से ड्रिप करने का मौका नहीं मिलता। तो कलेजी की भी जो स्मेल है दूर करने का यही है कि पहले आप 5-10 मिनट उसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखें, उस पर लगा देंगे तो वो कम हो जाती है। हल्दी डालने से भी होता है, जितने भी 12 मसाले जैसे आपने बताए हैं, ज़ीरा है, धनिया, इनको हल्का सा तवे पे रोस्ट करके भी अगर आप क्रश करके लगाते हैं तो उनकी ना एक एरोमा सा होता है जिसकी वजह से वो स्मेल नहीं आती। फिर ये कि ज़ूद हज़म भी हो जाते हैं थोड़ा सा। और फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप गोश्त पका रहे हैं तो 2-3 दफ़ा उसे बॉयल दिलाकर उसका पानी जो है वो सारा फेंक दिया जाए, ड्रेन उसको कर दिया जाए। सो उसमें ये भी होता है कि वो जो सारा पानी है, वो स्मेल होती है ना, वो निकल थोड़ी जाती सी है, कम हो जाती है, लेकिन उसके अंदर बहुत से मिनरल्स का लॉसेस भी होने के चांसेस हैं अगर आप पानी फेंकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप पहले उसको थोड़ा सा अगर वॉश कर लेते हैं कुर्बानी के गोश्त को, क्योंकि थोड़ा सा जैसे मैंने बताया ना कि खून उसमें ज़्यादा हो सकता है, वॉश करके अगर आप उसमें अदरक लहसुन लगा के या दही लगा के थोड़ी देर रख दें और फिर उसको कुक करें तो फिर वो मोस्ट लाइकली वो वाली स्मेल नहीं आती। और मसाले वाकई बहुत हेल्पफुल होते हैं, हरा धनिया, पिसा हुआ धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इनका पाउडर सा पहले बना के रख लिया जाए तो दे आर वेरी बेनिफिशियल। और खाने के हवाले से भी अगर आप कम मकदार भी खाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसी तरह से अगर ये शोरबेदार पकाई जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर कुछ लोग ग्रिल करके लेना चाहें तो उसमें भी मेरे ख्याल में ग्रिल आप वैसे उसको ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा उसको मसालों की फॉर्म में, मसाले से मुराद ये जो ग्रेवी बेसिकली साथ होती है या शोरबा वगैरह, और फिर बहुत से लोग पाए वगैरह खाने लग जाते हैं। तो अगर आपने खाना ही है तो फिर इस तरह ऑब्वियसली हर घर में दावतें वगैरह भी होती हैं, आप ज़्यादा ग्रिल्स वाली ऑप्शन की तरफ जाएं कि उसको ग्रिल करके खा लिया, रोस्ट करके खा लिया, उसमें कम चिकनाई, ऑयल्स और फैट्स वगैरह भी कम डल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, जिसके अंदर चिकनाई की एडिशन आपको कम करनी पड़ी, क्योंकि ये एक तो बड़ा गोश्त है ना, उसके अंदर बड़ा या छोटा यानी रेड मीट है, तो नेचुरली इसके अंदर ऑलरेडी चर्बी बहुत ज़्यादा है। तो आप और एप्लीकेशन अगर करते हैं और लगाते हैं तो, और फिर अच्छा लोग ये करते हैं कि चर्बी कलेक्ट करके वो यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, मैं ये आपसे बल्कि ये पूछना भी चाह रही थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्बी के अंदर कोई ना कोई कढ़ाई बना रहे होते हैं, बनाते हैं।
कबाब भी बनाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि तो स्मेल होती है उसमें, तो ये लोग कैसे खा लेते हैं? लेकिन लोग कहते हैं कि वो जो स्मेल होती है वही तो जायका होता है। पता नहीं, वो उनको जायका अच्छा लगता है, उनका टेस्ट उस पे डेवलप हुआ है। खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स की जितनी भी फॉर्म है, कुछ दूध में, कुछ अंडे में, कुछ गोश्त में पाई जाती है। सबसे खतरनाक वाली गोश्त वाली है भाई। तो उस हवाले से कि ये दिल की बीमारियों का बाइस बन सकती हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है उन्हें मोटापे के या शुगर अगर उनको ऑलरेडी है तो उसके अमराज का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर ये कि एक्टिविटी लेवल तो इतना लोगों का है ही नहीं कि वो इतने मुरगन खाने हजम करेंगे, फिर वो नान के साथ खाए जाते हैं, फिर ओवर ईट किया जाता है। अच्छा चले, अगर आपने कोई इतनी मुरगन, इतनी चर्बी वाली चीज़ खानी, कम मिकदार में खाई होती तो चले वो भी था, लेकिन लोग ज़ाहिर ओवर ईट करते हैं। ईद का मौका है, फेस्टिविटी है, सब कर इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें कहाँ कोई हाथ रोक के खा पाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ध्यान से ऐसी चीज़ों को लिया जाए और इसमें अच्छा, एक और चीज़ इस तरह से अब देखिए, मॉनसून में तो वैसे ही कहा जाता है कि अपने खाने की बहुत एहतियात करनी चाहिए, बाहर से तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा गंदा होता है। जी जी बिल्कुल। अब ये एक मौसम, फिर ईद, हम नॉर्मली भी देखते हैं जब ईद गुजरती है, बकरा ईद, तो अस्पतालों में रश होता है, जिस तरह के आपने भी कहा, मैंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की। तो नॉर्मली मसला कहाँ आता है? मौसम के असरात होते हैं, गोश्त में आप ओवर ईट कर लेते हैं, या कुर्बानी के गोश्त में जिस तरह से आपने कहा कि खून ठीक से नहीं निकला होता, या उसको थोड़ा टाइम नहीं दिया जाता और उसको फौरन गोश्त बना दिया जाता है, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स करती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अस्पतालों में होते हैं। हाँ, इसमें जो मौसम की शिद्दत और टेम्परेचर है ना, और पाकिस्तान में जो बिजली की सूरत हाल है, और प्रॉपर टेम्परेचर पे चीज़ों को ना रखना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर हो सकता है पेट के ख़राब होने में और जीआई के इश्यूज़ में। उसमें ये है कि जैसे अगर आपने कोई दही, कोई टमाटर बीच में डाले हैं और वो भी कहीं बाहर पड़े हुए थे, या बाहर अगर ईटरी बाहर के खाने रेस्टोरेंट वगैरह से ले रहे हैं, तो वो अक्सर ही उनकी कोई चीज़ गली सड़ी उसमें उन्होंने डाली हुई है, तो वो उसका भी ख़राब। फिर ये है कि बार बार बिजली जाने से जो फ्रीज़र है या फ्रिज है उसका टेम्परेचर भी मुनासिब नहीं रह पाता, जिसकी वजह से मौसम की शिद्दत, और फिर अब ये कि बारिशें हो रही हैं तो ह्यूमिड वेदर होने की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत आसानी से फ्लरिश कर सकती है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जब आपने खाना पकाया तो उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरियल स्पोर्स पैदा हो चुके हैं, बेशक आपने उसको कुकिंग भी हाई टेम्परेचर पे कर ली, लेकिन फिर भी हो सकता है। ये भी हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि लोगों ने 3 दिन बकरे का गोश्त ही खाना है, और सुबह दोपहर शाम खाना है। वो वही बात है कि नॉर्मल डेज में आप इतना गोश्त नहीं खाते, फिर आप कुर्बानी पे जब इतना ज्यादा खुद को करते हैं, तो अल्टीमेटली ये बॉडी है एंड इट्स अ मशीन, जिसको आप इतना ज्यादा भर देते हैं, तो वो फिर अपना काम ठीक से करना छोड़ देती है। ज्यादातर लोग वाइट मीट पूरे साल में इस्तेमाल करें ना, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल रीजंस भी, अवेलेबिलिटी भी, उसकी वजह से भी। तो अब इतना ज्यादा अगर चिकनाई वाला वो लाल गोश्त खाया जाए तो डेफिनेटली लोगों का पेट खराब होता है। एक दोबारा से मैं आपसे थोड़ा सा इसको मैं चाहूँगी आप इसको तफसील में थोड़ा सा आंसर करें कि हमें कितना एक दिन में गोश्त खाना है, स्पेशली जब हम ईद के इस तनाजुर में बात करें, और ये कि साथ फिर किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। एक तो हम लेस ऑयल में खाना बनाने की कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये होता है ना कि आप सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा साथ इस्तेमाल करें, कोई लोग ऑलिव्स कर लेते हैं, कोई लोग जो हैं वो लहसुन या प्याज जो सिरके में डला होता है। तो ऐसी कोई चीज़ें बताएं जो थोड़ी सी हाजमे का बाइस बने, और खाने के बाद किन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि आपका खाना हजम हो जाए। सही। अच्छा, इसमें पहला सवाल तो ये है कि कितना इस्तेमाल किया जाए। ईद का चूँकि दिन है तो उसमें हम थोड़ी सी, जैसे अगर ज़्यादा भी अलाउंस की बात करें तो एक वक्त में एक हथेली के साइज़ जितना गोश्त इस्तेमाल करें। अगर आप वो 3 मील्स में लेते हैं तो तकरीबन 90 ग्राम इतना सा बनता है, नहीं जैसे एक बड़ा सा कबाब हो, तो वो 3 दफ़ा ले लें, वो मुनासिब है। इससे ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादती में शुमार होता है, और वो फिर वो आपके BMI और आपकी कद काट को और आपकी सेहत की कंडीशन को देख के कहा जा सकता है कि आप इससे ज़्यादा खा सकते हैं या इससे कम वाले भी हो सकता है ये, लेकिन एक एवरेज सेहतमंद बंदे के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। बाकी ये कि कॉम्बिनेशन वाली बात आपकी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप रोज़ाना जब भी एक मील ईद वाले दिनों में बैठें तो अपनी प्लेट को जज करें कि उसमें आधी प्लेट सब्जियों से भरी हुई होनी चाहिए। तो साथ वो सलाद हो सकता है, दही के साथ आप रायता, कोई बैंगन का रायता, कद्दू का रायता, खीरे का रायता, टमाटर वगैरह के साथ उस तरह से हो सकता है। कोई स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स का एक पोर्शन हो सकता है, लेकिन अलग से आपने कोई सब्ज़ी पकाई हुई वो हो सकती है, दालें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लेट भर के ही गोश्त खाना है। तो आपकी जो प्लेट है उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ उसमें गोश्त होना चाहिए, बाकी ज़्यादा सब्जियां होनी चाहिए। उससे जो आपके मैदे में तेज़ाबियत होनी है या उस गोश्त के जो मुज़र असरात हैं वो भी काउंटर हो जाते हैं। और जो हाजमे वाली बात है उसके बाद एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि फिर लोग क्या करते हैं कि बोतलें बहुत ज़्यादा फिज़ वाली
पीना शुरू कर That's देते what हैं। I was about to ask हाँ, कि हमें बिल्कुल। लगता है कि वो हमारे लिए हजम हाजमे कर का देंगी। बाइस बन रही तो है। वो हजम तो आप नहीं कर रहे, उसके बाद पहले आपका ओवरफिल्ड स्टमक है, पहले ही आपने उसके अंदर कोई जगह नहीं छोड़ी, फिर आप फिज की वजह से आपको लगता है कि वो थोड़ा सा हाजमा हो जाएगा। उससे बेहतर तरीका का, अगर आपने वो बोतलें लेनी है तो उसमें फिर ये रिकमेंडेशन है कि वो रेगुलर वाली बोतलें ना लें जिसमें एक कप के अंदर 6 से 8 चम्मच चीनी होती है। अगर आपने लेनी है, एंजॉय करनी, तो कम मिकदार में ज़ीरो वाली ले सकते हैं कि एटलीस्ट आपको चीनी नहीं जा रही। लेकिन उसमें भी आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो बहुत कोई हजम कर देगी। हजम करने के लिए बेहतरीन लेकिन टिप हम यही है, ये वैसे ये नोट तो किया जाता है कि जब आप हो खानों जाता के है हजम, साथ क्योंकि वो इस्तेमाल गैस करते हैं तो आती है हमें ना, हमें बर्ब्स आना शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है हमारी डाइजेशन थोड़ा सा बेहतर हो रही नीचे है, हो तो फिर गया। वो क्या होता है? हाँ वो ठीक है, क्योंकि उसमें फिज उन्होंने डाला हुआ है ना, और थोड़ा सा एसिडिक उसका वो है, स्लाइड सा ऐसे मैदे। बहरहाल वो नुकसानदेह नहीं है, वो लिया जा सकता है। लेकिन उसमें फिर मैं कहूँगी अगर आप ईद वाले दिन ज़ीरो बोतल एंजॉय करें, ज़रूर करें। ईद वाला दिन हम ये आपका बंद नहीं कर रहे खाना। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खाना अगर कम मिकदार में लेते हैं तो उसके साथ आप बोतल एंजॉय, जगह भी तो छोड़ें ना बोतल की। और उसके बाद ये कि थोड़ी सी वॉक भी करें, थोड़ा सा चलें भी, चलें फिरें उसके भी। बाद क्या ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए? कोई भी हर्बल टी? ग्रीन टी थोड़े से वक्फे के हाँ, बाद, थोड़े से obviously वक्फे आधे के बाद घंटे आप के बिल्कुल बाद ले इस तरह। सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सारा एम्फेसिस इस चीज़ पे कि ओवर ईट अगर आप करके बिल्कुल पेट में डाले चले जा रहे हैं कि अब मैं ये खा लूँ, अब शायद हजम हो जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला। उसका रूल ही यही है कि शुरू से ही पोर्शन में बना के थोड़ा थोड़ा खाया अच्छा, जाए। जो लोग गोश्त ज्यादा खा लेते हैं या नॉर्मली भी गोश्त ज्यादा खाते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? अच्छा, रेड मीट तो अब ग्लोबली ये कहा जा रहा है कि कम खाया जाए। जब आप रेड मीट की बात करती है तो इसमें ऊंट का भी आता है, इसमें बीफ भी आता है, हाँ, इसमें और बीफ आता इसमें है, मटन भी आता है क्या? जी, मटन जो भी red लाल meat। देखने में लाल कलर जिसमें ज्यादा है वो इसके तो अंदर। फिर मुर्गी का भी लाल ही होता है। हाँ, मुर्गी का देसी वाली का मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाल होता है। हाँ, उसके अंदर उसमें बट जब हम रेड मीट की बात करते हैं तो बड़े बड़े जानवरों बीफ का, एंड ऊंट वाला जी, गोश्त। बड़ों का Okay। गोश्त इसके अंदर शामिल होता है। बड़े जानवरों का, छोटे जानवरों का जैसे मछली और ये मुर्गी है, ये सफ़ेद में शामिल होता है। इसके साथ रेड मीट के साथ थोड़ा सा हार्ट डिजीज़ का, खून की शरियानों में चर्बी जम जाने का जो रिस्क है वो ज़्यादा पाया जाता है। बिकॉज इनके अंदर वही मैंने बताया, जमी हुई चिकनाई है, चर्बी की मकदार नेचुरली ज़्यादा होती है, मार्बलिंग सी हुई होती है। आपने मसल्स के अंदर भी मार्बल की तरह से वो फैट जमी हुई होती है, जो कि सेहत के लिए ज़्यादा मकदार में बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो आम लोग भी जो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं वो मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। गुर्दे के मरीजों को बिल्कुल नहीं गोश्त मना किया जाता है, तो उनके लिए भी बहुत कॉशन है कि ईद के दिनों में वो बदहतियाती करके ज़्यादा ले सकते हैं। कुछ जिगर के मरीज़ भी अगर ज़्यादा मकदार में गोश्त लेंगे, कम मकदार में किसी किसी को अलाउड हो सकता है, बट ये पर्टिकुलरली उनकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा लेंगे तो ये गड़बड़ हो सकती है। आम लोगों को भी मैंने बताया कि जो ले सकते हैं ना शौक से, वो ख़वातीन हो सकती हैं जिनका वज़न ठीक है और जो खून की कमी का शिकार है, और बढ़ते उम्र के बच्चे। अच्छा, वैसे ना मैंने हमेशा से सुना है कि अपने इर्द गिर्द से कि जो लोग सिर्फ मटन खाते हैं, मटन विदाउट रोटी और चिकन वगैरह भी नहीं, सिर्फ मटन, तो उनके पेट जो होते हैं ना वो साथ लगे होते हैं, यानी कि वो स्मार्ट होते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है। तो आपको लगता है कि इसकी कोई हकीकत है कि अगर आप राइस का इस्तेमाल ना करें, अगर आप चपाती ना, लेकिन आप मटन खा रहे हो, प्रॉपर मटन, तो आप मोटे नहीं होते? हाँ, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग ना, यकीनन उनकी डाइट अगर हिस्ट्री ली जाए तो मुझे लगता है कि यकीनन उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, यकीनन वो ओवर ईट नहीं करेंगे, उनकी पूरी दिन का कैलोरिक इंटेक बहरहाल ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। अगर वो मटन खाते भी होंगे तो वो कुछ उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल फ़ैट डाल के नहीं लेते होंगे, तो पूरे दिन की कैलोरीज़ मैटर करती हैं। तो अगर आप पूरे दिन की कैलोरीज़ में मटन ले रहे हैं या चिकन ले रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसमें आपके पूरे दिन में आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट नहीं कर जाते, और जितनी आपकी बॉडी और फिज़िकल एक्टिविटी जो रोज़ाना की जो आपकी जिस्मानी मुशक्क़त है उसके हवाले से जो आपके उसमें अगर आप रहते हैं तो फिर पेट अंदर अच्छा, ही एक और चीज़ हमारे यहाँ पर ना, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कुर्बानी के बाद अपने फ्रीजर्स भर लेते हैं और वो फिर ना कोई 3-3, 4-4 महीने, और बाज़ लोग तो मेरे ख्याल में 8-8 महीने भी वो गोश्त फ्रीज रखते हैं और फिर खाते रहते हैं। सो इतना ज़्यादा टाइम के लिए जब फ्रीज हो जाता है गोश्त, तो आपको लगता है कि इसमें कोई टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, या ये इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता? अगर ख़राब नहीं भी होता लेकिन इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता। फ्रीज़र में तो रखा जा सकता है। अगर हम बिल्कुल गाइडलाइंस उसको थेरेटिकली देखें ना, जो हमें मिलती हैं ग्लोबली, तो वो तो कहते हैं 8 से 10 माह तक भी रखा जा सकता है, इसकी ग़ज़ाइयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम पाकिस्तान की सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे लंबे अरसे के लिए जाती है, बिजली जाती है और लोगों के उसके अंदर फ्रीज़र के टेम्परेचर में डिप्स आते हैं, तो अगर वो थॉ हो जाता है कहीं ना कहीं, यानी कि डी फ्रीज़ हो जाता है और फिर वो दोबारा से होता है, तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। फिर आप उस फ्रीज़र को कितना खोलते हैं बार बार, उसमें और क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं और वो भी बह जाती हैं साथ, और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है, तो देन इट्स अ नो नो।
ज़्यादातर बेहतर पाकिस्तानी कंडीशन में विद हाई टेम्परेचर्स यही मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 मैक्सिमम 3 महीने तक वो गोश्त इस्तेमाल कर लिया जाए और उसके छोटे छोटे पैकेट्स हों जो कि सब्ज़ी और दाल और बाकी चीज़ों के साथ मिला के खाने दें, क्योंकि जब सब्ज़ी के साथ आप 2-3 बोटी गोश्त की डाली तो आप गोश्त भी ओवर ईट नहीं करते, आपके साथ सब्ज़ी की अच्छी ग़िज़ाइयत भी आ जाती है और वो बैलेंस आउट हो जाती हैं चीज़ें। दाल के साथ आपने बना के लिए, सब्जियों मुख्तलिफ सब्जियों के साथ बना के लिए, कबाब्स ले लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके रहते दैन कि हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऑयल के साथ बना के और वो तैरती हुई कढ़ाइयाँ, वो इतना मुनासिब नहीं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। शफा अली हमारे साथ शो में मौजूद थी। और व्यूअर्स, इस ईद पर बराए मेहरबानी अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल करें और गोश्त आपको खाने से कोई मना नहीं कर रहा, गोश्त आप लाजमी खाएं लेकिन एतदाल में खाएं, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो कुछ भी हो सकता है। सो यस, इस अंदाज में प्लस जरा कुकिंग मेथड्स जो हैं, मतलब एक अच्छे, मतलब जिस तरह से कहा जाता है सरसों के तेल में या ऑलिव ऑयल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन अगेन लेस ऑयल हो, साथ साथ वेजिटेबल का पोर्शन आपका अच्छा हो, सैलड्स की फॉर्म में कहवों वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी डाइजेशन है वो बेहतर रहे और हम कम जो मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल्स में देखें। अपनी सेहत का लाजमी तौर पर ख्याल करें, ये गोश्त आपने ही खाना है लेकिन इस पर ज़रा हाथ रोक के खाएं और एतदाल से खाएं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहेंगे और होता क्या है कि बहुत से लोग अभी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके साथ भी ये स्कैम हो चुका है कि हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं और हमारे वॉलेट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि तो वेबसाइट जो थी ये तो ऑथेंटिक ही नहीं थी, या हमारे साथ कोई ना कोई स्कैम हो गया है। हमें फ़ोन के ऊपर लॉटरी की सूरत में बहुत से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि फ़लाँ लॉटरी निकली, आपका फ़लाँ प्राइज़ बॉन्ड निकला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बहुत से लोग जो हैं वो फूल बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर लोग भी जो हैं, इतने लोगों को हाथ लग चुके हैं लेकिन वो लालच में आकर ना अपने साथ फिर कोई ना कोई धोखा जो है वो करवा बैठते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में स्कैम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ऐसे में बहुत से स्टोर्स, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो प्रॉपर अपने आप को एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के तौर पर मुतारिफ करवाती हैं। जब सार्फिन वहाँ से जाकर उनकी फॉलोइंग वगैरह भी देख कर कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लें तो बाद में पता लगता है कि ना वो चीज़ डिलीवर हुई और आप अपने हाथ से पैसे भी गवा बैठे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कैम, सो बेसिकली इसकी भी बहुत ज़्यादा आगे टाइप्स हैं। सो वो स्कैम्स कौन कौन से हैं और हम इन स्कैम्स से किस तरह से बच सकते हैं, लोगों को आजकल के दौर में किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में आई बिलीव कि इनके दिमाग जो है 2 नंबर काम में बहुत चलते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ से इनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे उसका भी जुगाड़ ले आएंगे। तो इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो सोशल मीडिया एक्सपर्ट मलिक वकास सईद इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। तो स्कैम्स की जब हम बात करते हैं तो स्कैम्स की कौन कौन सी इकसाम है, किस किस तरह से लोग जो हैं वो आज भी बेवकूफ़ बनते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। तो स्कैम्स की मल्टीपल टाइप्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। जो कॉमनली स्कैम्स चलता है उसमें सबसे पहला जो स्कैम की टाइप है वो है लॉटरी स्कैम, कि हमारे मैसेजेस के ऊपर, मोबाइल के ऊपर हमें SMS या ईमेल रिसीव होता है जिसमें कहा जाता है कि आपका इतना तोला सोना निकला है, या आपकी गाड़ी निकली है, या फिर आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत इतनी आपकी रकम मंजूर हुई है। तो उसको इनिशिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आप इस गिवन नंबर पे रब्ता करें। अब वो होता यह है कि जब उस पर हम कॉल करते हैं तो वो फिर हमसे एक प्रोसेसिंग फ़ी मंगवाते हैं, तो वो चलता है। इसकी एडवांस शक्ल अब ये निकल आई है कि डाटा थेफ्ट होना शुरू हो चुका हुआ है। अक्सर हम जब मॉल्स में जाते हैं तो हम वहाँ पे कुछ कंपटीशन, बाइक चल रही होती है तो बाइक के कंपटीशन में हम अपनी डिटेल्स कार्ड पे लिख के सबमिट करवा देते हैं। वो डाटा अल्टीमेटली आगे सेल हो जाता है। अच्छा, वो बिक जाता है, कैसे? वो अब उन स्कैमर्स के पास वेज हैं, क्योंकि जब आप एक विक्टिम हैं, आपको याद आएगा कि हाँ वाकई मैंने एक बाइक का फॉर्म तो फिल किया था तकरीबन 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, तो ये वही बाइक हुआ होगा। अब उस जो उनके अब स्कैमर्स ये करते हैं कि वो पोस्टल एक लेटर आपके घर के ऊपर डिस्पैच करते हैं। ठीक है। अब वो आपके नंबर्स के एड्रेस निकलवा के आपके घर में वो लेटर डिस्पैच करते हैं जहाँ पे साइन स्टैम्प सब कुछ लगा होता है ताकि वो लेजिटिमेट हो। एक तो ये लॉटरी स्कैम्स बहुत ज़्यादा इन हैं। दूसरा, अच्छा, लॉटरी स्कैम्स की आपने बात की, लेकिन देखें हम एक बहुत बड़े मॉल में जा रहे हैं और हम अक्सर इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लगे हुए देखते हैं। अब वो अगर इतना बड़ा मारूफ ब्रांड है और उनकी कोई लॉटरी है, उनकी कुरंदाजी होनी है,
तो हम हमारा डेटा अगर हम वहां दे रहे हैं तो वहां से भी आगे सेल हो सकता है। एग्जैक्टली इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे केसेस देखने में आया है कि वो जो विक्टिम्स हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते होते हैं कि वाकईतन हमने एक इस तरह का फॉर्म फिल किया था और उसी कंपनी की ब्रांडिंग के साथ हमें वो लेटर हमारे तो वो घर पे इतना receive बड़ा ब्रांड इन्वॉल्व नहीं, बट उसके जो Exactly. एम्प्लॉयज है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, Exactly. एक हो गया लॉटरी स्कैम, और कौन दूसरा कौन है से हैं? इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। आपको पता है इस टाइम हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हर कोई बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है, तो वहाँ पे हम आए दिन देखते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कुछ कंपनीज हायर करती हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स को तो पैसे चाहिए होते हैं, वो तो किसी की भी ब्रांडिंग मार्केटिंग कर देंगे। तो जब वो इन्फ्लुएंसर किसी कंपनी की मार्केटिंग कर रहा होता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको घर बैठे अमीरों अमीर बना देगा और आप इसके साथ चल सकते हैं, तो जब आप उस बिजनेस के साथ अटैच होते हैं, आपको फर्श से लेके अर्श पे पहुंचा अर्श तक देगा। पहुंचा देते हैं कि ये देखें मैंने अपनी वालिदा को इतने करोड़ की गाड़ी लेके दी है और सिर्फ 6 महीने में लेके दी है। तो आप जब ये स्टोरीज देखते हैं तो आप, और फिर एक ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर से जब आप वो सुन रहे होते हैं तो आप उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। अब जब आप उस कंपनी के साथ ऑन बोर्ड होते हैं तो वो कंपनी बेसिकली पिरामिड स्कीम्स होती हैं, ठीक है। अब पोंजी स्कीम्स होती हैं, उसमें क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है कि आप इतनी फीस भरें, आपका ये रैंक हो जाएगा, फिर आपने इतने और लोगों को लेके आना है, वो इतनी फीस भरेंगे, उनका इतना रैंक हो जाएगा, और जितने आप लोग लेके आएंगे उतना आप बेसिकली अर्न करेंगे। ठीक है। तो ये एक दूसरे नंबर का जो स्कैम है वो सबसे ज़्यादा, जिस पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, बट स्टिल ये सारे मार्केट स्कैम्स चल रहे हैं। तीसरा है जॉब स्कैम्स। ठीक है। अच्छा, जॉब्स में क्या होता है? जॉब में ये होता है कि आपको पता ही है हमारे मुल्क की मतलब 31% यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब होता ही है कि जब न्यूज़पेपर और किसी इंडीड या लिंक्डइन पे जब आप जॉब्स के लिए अपनी एप्लीकेशंस देते हैं, तो वो जब इंटरव्यूई आपके पास आता है और वो आप उसके साथ उसको बड़े अच्छे उसको आप अपने पैकेजेस पेश करते हैं और बड़ा एक टफ इंटरव्यू करते हैं ताकि उसको रियलाइज़ हो कि वाकईतन मैंने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है। उसके बाद आप उससे कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगते हैं कि अच्छा जी आपकी एम्प्लॉयमेंट कंफर्म हो चुकी है, आप कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमें दे दें, जिसकी वजह से हम आपका कार्ड प्रिंट कर लेंगे, आपके क्रेडेंशियल्स जनरेट कर लेंगे और आपको कुछ हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर इससे देंगे। इस दौरान कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता? इस तो इंटरव्यू में के बाद ही ये फेज़ होता है ताकि उसको एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल बनाया जाए, और वो जो फ़ी होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे टफ एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाते मैंने हैं। नौकरी की, आप भी ने भी कभी नौकरी की जी, जी। होगी, इतनी नौकरियां की होंगी हम लोगों ने, हमारे साथ तो कभी ऐसे नहीं हुआ। ये मोस्ट कॉमन ये स्कैम है न्यूज़पेपर्स के अंदर। अच्छा, ये न्यूज़पेपर्स के अंदर मोस्ट कॉमन स्कैम होता है। तो इसका यहाँ पे- मतलब है वो न्यूज़पेपर्स वाले किसी का एड पब्लिश करने से पहले उनकी छानबीन नहीं करते होंगे ना? एग्जैक्टली। अब इसके लिए ऑब्वियसली ये बड़ा कॉस्टली स्टेप है न्यूज़पेपर्स के लिए भी कि वो उसको पूरा ऑथेंटिकेट करें। अब इसके लिए गवर्नमेंट की तौर पे रेगुलेशन होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर के अंदर जो भी ऐड दे रहा है तो वो किसी न किसी अच्छा, तरीके से मैंने registered हो। स्कैम्स या आप पता नहीं अब इसको जो मर्जी नाम देख लें, मैंने ऐसी खवातीन को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हुए देखा है। मुझे न्यूज़पेपर्स का तो नहीं पता, लेकिन बहुत सी हमारे यहाँ पर जो ऑथेंटिक जॉब्स के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आके बहुत से लोगों ने लिखा होता है कि हमें फ़लाँ काम के लिए मॉडल रिक्वायर्ड है, हमें जी। फ़लाँ प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी एक्ट्रेस चाहिए, अगर आप यंगस्टर्स हैं, वो देते भी तो फिर ऐसे ही है ना उसको जी, जी, बना बिल्कुल। के हमें इस तरह से यंग टैलेंट चाहिए। जी, जी। वो यंग टैलेंट होता है बिल्कुल अकल से पैदल, उनको पता ही नहीं होता, और बहुत सी Exactly. लड़कियां अल्लाह माफ़ करे इस तरह से जो है वो जाके वहां पर पहुंचती हैं, उनको पता लगता है आगे कोई जॉब है ही नहीं, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट ही नहीं जी, है, बिल्कुल। और या तो आप अपनी इज्जत से हाथ धो पड़ते हैं या आपको फिर और दीगर मसाइल का सामना Exactly. करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है ये भी कि- स्कैम में ही ये आएगा भी वैसे? स्कैम की ही टाइप है, और इसमें ज़रूरी है कि आप जब जॉब के लिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करके बुलाया जाए, इफ़ यू आर अ वुमेन, आपको पूछना चाहिए कि वो आपके ऑफिस की लोकेशन कहाँ पे है, एंड देन यू शुड लुक इट अप ऑन गूगल। आप गूगल पे जाके उस ऑफिस की पूरी सर्च करेंगे, अच्छा ये वाकई तो इसी जगह पे ये ऑफिस है, मैं कहीं और तो नहीं बुलाया जा रहा मुझे, तो ये वेरिफिकेशन इस एंड पे होनी चाहिए। तो उसके बाद जो टाइप आपने डिस्कस भी की है वो ये है कि ईद भी आ रही है तो हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता हाँ, है। ऑनलाइन शॉपिंग में जी। क्या क्या लोगों के साथ हाथ होते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग में ये होता है कि बड़ा आसान है कि किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया जाए और उस इंस्टाग्राम पेज पे 20-30,000 रुपीज़ खर्च करके अच्छे लाइक्स भी ले लिए जाएं, फॉलोअर्स भी ले लिए जाएं, और कुछ पोस्ट्स भी क्रिएट कर दी जाएं, डिज़ाइनर को हायर करके अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी क्रिएट कर लिए जाएं और फेक रिव्यूज़ भी डाल दिए जाएं। उसके बाद आपकी कस्टमर सपोर्ट, और कस्टमर सपोर्ट में भी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग मौजूद होते हैं, तो ये सारा कुछ आपका ट्रस्ट एक बना देते हैं। अब होता यह है कि जब आप उस ब्रांड से ऑर्डर करते हो तो या तो आपको चीज़ गलत भेज दी जाती है या फिर वो चीज़ आपको कभी मिलती ही नहीं है। तो ये ऑनलाइन स्कैम इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें मार्केट प्लेसेस जिस तरह OLX है, OLX पे भी स्कैम्स चलते हैं। उसमें ये होता है कि कोई कर्नल लेवल का कोई एक आजकल बहुत स्कैम चल रहा है, एक कर्नल है
जो जाहिर करेगा कि मैं यूके में बैठा हूँ और मुझे अपने भांजे के लिए कैमरा भिजवाना है, या जो लैपटॉप जो आपने प्रोडक्ट लगाई होगी वो कहेगा मैंने इसको भिजवानी है, वो एक फेक ईमेल रिसीप्ट के तौर पे आपको भेजेगा कि ये देखिए मैंने आपको इतने पैसे भेज दिए, ये 7 डेज़ में आपके बैंक में आ जाएंगे, क्योंकि रेमिटेंस होती है 7 to 14 डेज़ लगेंगे। तो आप ऐसा करें, ये कैमरा उसको भिजवा दें इस लोकेशन पे, बाकी पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूंगा और एक्स्ट्रा आपको दे दूंगा। अब वो जो दूसरी तरफ बंदा है वो बड़ा मैच्योर बंदा लग रहा है आवाज़ से, और उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, तो ये सारा कुछ ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो जब स्कैम हो, अब अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है आप साथ साथ लोगों को आगाह भी करें, एजुकेट भी करें, लेकिन साथ साथ आप तरीके भी बता रहे हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये बड़ी थिन लाइन है, जितना हम इस स्कैम्स को डिस्कस करते हैं ना उतना ही मेरे अपने नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। अच्छा, ऐसे भी स्कैम हो सकता है। ऐसे खवातीन को बेवकूफ बनाना तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है। तो खवातीन किस तरह से बेवकूफ बनती हैं ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें, और एनी बडी? जी, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ होती है डील्स। आपको एक ब्रांडेड एक प्रोडक्ट जो है वो बड़े डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपको मिल रही होती है, और आप उस चीज़ के ऊपर कपड़ों पे सेल लगा दे, लॉन पे सेल लगा दे, 50% फ्लैट 50%। एग्जैक्टली, और उसमें फिर आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी हो, उसकी भी वीडियो चल रही हो। अच्छा, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि किसी इन्फ्लुएंसर की फोटोशॉप एडिट करके पिक्चर वो लगा दी जाती है कि इस बंदे ने हमें एंडोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर करा के फिर क्या होता है कि स्कैम हो जाता है, और जैसे ही आपके पास स्कैम होता है आप जाके देखते हैं कि वो पेज या तो चल रहा होता है या वो पेज ही वो बंदा डिलीट करके नया पेज बना लेता है। एक देखें, अब हम ऑनलाइन शॉपिंग अगर कर रहे हैं, रुझान भी बहुत है, तो एक तो है हमारे यहाँ पर बड़े ब्रांड्स, उन पे तो स्कैम नहीं हो सकता जी है जी, लेकिन अब छोटे ब्रांड्स भी हैं, उनमें से बहुत से लोग जेन्युइन काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर वो भी बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके पैसे भी ना ज़ाया हों और आपको चीज़ भी मिल जाए? इसमें मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप कम्युनिटी जो होती है ना, कम्युनिटी की वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें वॉइस ऑफ कस्टमर जैसे एक फेसबुक ग्रुप्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं। स्कैम अपडेट्स के नाम से फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप मौजूद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवेलेबल हैं जो कि मैसिव शॉपिंग करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस और उनके रिव्यूज़ वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो किसी भी नए ब्रांड, अननोन ब्रांड से शॉपिंग करने से पहले एक दफ़ा उस ब्रांड का नेम इन वॉइस ऑफ कस्टमर या स्कैम अपडेट्स में एंटर करके देख लें। अगर वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं भी हैं तो एक पोस्ट क्रिएट करके आप पूछ लें कि ये मैं ब्रांड है तो क्या इससे शॉपिंग करना सेफ़ है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ वेरिफिकेशन चेकलिस्ट नहीं है हमारे पास कि जिससे हम वेरीफाई कर सकें। तो उसमें यही है, टेस्टिमोनियल्स ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इन ग्रुप्स को यूज़ किया जाए। अच्छा, हम लोग जब रिव्यूज़ की बात करते हैं और जब हम फेसबुक वगैरह पर भी देखते हैं तो वहाँ पर हर कंपनी ने कुछ ने तो अपने रिव्यूज़ बंद भी किए होते हैं, लेकिन जिनके ऑन होते हैं वहाँ पर फेक रिव्यूज़ भी तो होते हैं ना। आप कुछ रिव्यूज़ अच्छे ले लें, उसके बाद आप रिव्यू के ऑप्शन ही बंद कर दें, तो क्या वो रिव्यूज़ तो वहाँ पे मेरे ख्याल में आते रहते हैं जो अच्छे वाले होते हैं। अब हम उसमें क्या करें, यानी हम किस तरह से जज कर सकते हैं अब रिव्यूज़ वाली? अनफॉर्चुनेटली रिव्यूज़ की भी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। VVROs होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर, तो ये वेरी वेरी रियल ऑर्डर एक्चुअल में वेरी वेरी फेक ऑर्डर होता है। अच्छा। कि आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी कोलीग्स को कहते हैं कि अच्छा मेरे पेज है, इस पे जाके प्लीज़ आप 5 स्टार देके रिव्यू कर लें। तो रिव्यूज़ की ऑथेंटिसिटी उतनी हो चुकी है जितना कोई बंदा ये कहे कि मैं लेजिट बिजनेस हूँ और उसके पास कोई पीस ऑफ पेपर उसकी प्रूफ करने के लिए ना हो। ठीक है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी की तरफ से टेस्टिमोनियल ही बेहतरीन चीज़ है। यानी कि जहाँ पर मतलब फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर जाके जो इस तरह से आपने भी कुछ ग्रुप्स का मेंशन किया है, सो आप वहाँ पर जाके लिखें कि मैं ये काम करने लगा हूँ तो ये ऑथेंटिक होगा, मेरे साथ कोई खराबी तो नहीं होगी इस तरह से। लेकिन जो ऑलरेडी फेसबुक वगैरह पर इस तरह से रिव्यूज़ होते हैं उन पर आप रिलाय मत करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक मैंने अक्सर, ये तो मेरे अपने साथ भी हुआ है कि आप इस लिंक को ओपन करें और आपको फ़लाँ ब्रांड से, लेट्स सपोज बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ से ये जोड़ा जो है वो मिलेगा। और मुझे ऐसे बहुत से, मतलब मैं हैरान थी कि जब मुझे इस तरह से चीज़ें मौसूल हुई तो वो बाकायदा तौर पर पढ़े लिखे मतलब कहते हैं ना बाशऊर ख़वातीन की तरफ से हुई, लेकिन वो इतना बड़ा ब्रांड और उसके इतने महंगे कपड़े। अच्छा, जब आप उसको खोलते हो ना तो वो आपको उन्हीं की वेबसाइट पर लेकर जाते हैं, लेकिन जब आप आगे 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 स्टेप्स जाके फॉलो करते हो कि अब आप इतने लोगों को भेजें, अब आप इतने लोग, लेकिन वो आपके पास कुछ नहीं आता। सो ये इतने लोगों को भेजने से ही उनको क्या फ़ायदा हो रहा होता है, और फिर आपको एकदम रियलाइज़ होता है कि इतने लिंक्स को ओपन करने के बाद वो जो ऑथेंटिक पेज तक आप गए थे अब वो नहीं रहा। तो इसमें ये क्या चीज होती है? इसमें ये भी तो स्कैम ही है ना? इसमें दो तरह की चीजें चलती हैं। एक स्कैम नहीं होता, एक स्कैम होता है। जो स्कैम नहीं होता वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग।
कि लेट से मैं किसी मारिया बी लेट से ब्रांड है, मैं मारिया बी के साथ एफिलिएट मार्केटर रजिस्टर हो जाता हूँ, मुझे वो एक लिंक देंगे तो मैं अपनी पूरी फ्रेंड्स कोलीग्स कम्युनिटी के अंदर वो लिंक वायरल करूँगा कि अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो आप ये लिंक यूज़ करें। वो तो एक लिजिट साइड है। इसमें जो इलेजिटिमेट चीज़ है वो ये होती है कि आप इस तरह के लिंक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप स्कीम आ गई है तो लैपटॉप हासिल करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें, तो जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म आ जाता है और वो फॉर्म बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक नज़र आ रहा होता है उस वेबसाइट का। लेट्स से अगर प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट है तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट का लुक होगा, लेकिन एक्चुअल में वो कोई और वेबसाइट होगी। वहाँ पे जब आप अपना नंबर, नाम, एड्रेस, सारी डिटेल्स देते हैं और इवन सो कि वो कहेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी ऐड कर दें तो आपका हम डाटा बिल्कुल सेफ रखेंगे, तो वो एक्चुअल में अनसेफ ही होता है डाटा। तो ये दूसरी चीज़, ये लिंक्स वायरल करने वाली होती है, वो ये वाली चीज़ होती है। बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं और बड़े ब्रांड से भी करते हैं जी। कुछ अर्सा पहले मुझे मतलब न्यूजीलैंड से किसी ने बताया कि वहाँ पर उन्होंने होटल में स्टे किया, उसके बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, उसके बाद सब कुछ लाइक क्लियर हो गया और फिर कुछ अरसे के बाद दे रियलाइज्ड कि एक दिन अचानक उनको रियलाइज़ हुआ कि अचानक अकाउंट से ना पैसे कट गए हैं। सो उन्होंने जब चेक किया तो वो उसी बैंक उसी होटल वालों ने काटे हुए थे। तो जब उन्होंने उनसे इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा कि जब हमने आपके बाद में रूम्स देखे थे तो वहाँ पर फलां चीज़ जो थी वो ब्रोकन थी, तो हमने उस मद में ये काट ली। अब कैसे काटे? इस तरह से काट लिए कि उनके पास उनका क्रेडिट कार्ड और वो चीज़ें थी। तो यानी कि बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, अगर बाहर के ममालिक में ऐसे हो सकता है कि आप किसी को अपना क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड की एक्सेस दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सेफ वो भी चीज़ें नहीं हैं। इसमें एक प्रिकॉशनरी मेजर ये होता है कि आपका शॉपिंग का जो कार्ड है वो अलहदा होना चाहिए और आपका जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसका अलहदा होना चाहिए। आप एक्चुअल में 2 बैंक अकाउंट बना के रखें, एक बिल्कुल सेविंग का बैंक अकाउंट और एक शॉपिंग का बैंक अकाउंट। तो शॉपिंग में आपको पता है कि मैंने जितनी शॉपिंग करनी है उतनी पैसे मैंने रखने। एक तो प्रिकॉशनरी मेजर ये है। दूसरी ये है कि हर कंपनी, हर बैंक अकाउंट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड टेम्परेली डिसेबल कर सकते हैं उसकी ऐप की सेटिंग में जाके। तो आपको हर टाइम अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डिसेबल रखना चाहिए। जब आपने ATM यूज़ करना हो या शॉपिंग करनी है आप उसको इनेबल करें और उसको यूज़ करने के बाद दोबारा डिसेबल। ये तो आपने बड़ा अच्छा तरीका बता दिया कि आप उसको टेम्पररी डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन ये यही बात है कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अपना क्रेडिट कार्ड, ATM, वो जो दूसरे कार्ड्स होते हैं, मास्टर कार्ड्स, उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। एग्जैक्टली, हर कार्ड के साथ यही होगा। यानी नॉर्मली तो वो पिन भी रिक्वायर्ड होता है ना, लाइक अगर मास्टर कार्ड की हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड पे भी वही होता है, लेकिन स्टिल उनके पास एक्सेस होती है और वो कर सकते हैं। देखें, जो आपने बैंक का केस बताया ना, जो सॉरी होटल का केस बताया, वो एक स्कैनर डिवाइस होती है। अनलेस कि उन्होंने आपका कार्ड स्पूफ किया हो, वो दोबारा से उससे आपकी पेमेंट डिडक्ट नहीं कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ है कि उन लोगों ने बेसिकली उस कार्ड की डिटेल्स सेव की हैं, उसको कॉपी उसकी क्रिएट किया, डुप्लीकेट क्रिएट किया और बाद में उसको डिडक्ट किया। तो ये उन्होंने एक कॉमन प्रैक्टिस अपने होटल के अंदर रखी होगी। लेकिन ये इतना कॉमन हो नहीं सकता। एग्जैक्टली ये इतना इजीली लाइक हो नहीं सकता। अच्छा, और जो एक तो आपने फेसबुक रिव्यूज़ और इन पे बात कर ली, अब जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और वहाँ से आप जाके शॉपिंग करते हैं और वो कोई एप्लीकेशन भी नहीं होती, मतलब जिस तरह एंड्रॉयड की एप्लीकेशन या आप iOS पर जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं, तो आप वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है इसका मालूम कर सकते हैं या इसका कोई तरीका इसका नहीं? भी कोई वे आउट नहीं है, क्योंकि वेबसाइट्स की एज तो एक देखी जाती है, वो एक टेक्निकल चीज़ है। हु इज़ लिख के आप डोमेन लिखते हैं तो उसकी एज आ जाती है, लेकिन स्टिल पुराने से पुराने डोमेन भी खरीद के आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो एक एंड्रॉयड प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर आपकी कोई ऐप हो, या फिर वो एक फेसबुक, इंस्टाग्राम का पेज ही सोलली क्यों ना हो, इन ईच केस आपको हमेशा फेसबुक के ऊपर जो कम्युनिटी है या लिंक्डइन के ऊपर जो कम्युनिटी है, जो शॉपिंग करते हैं लोग, उनसे आपको हमेशा रिव्यूज़ लेने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी परचेज विद दीज कंपनीज। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ में हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में तो बड़ा कॉमन रहा है कि एक प्राइवेट TV चैनल पर जीतो पाकिस्तान लगता है, तो जीतो पाकिस्तान के चक्कर में बहुत लोगों ने पैसे कमाने क्या थे, गेन क्या करने थे, उन्होंने लुटा दिया। जी बिल्कुल। सो अभी भी बहुत से लोगों को इस तरह के मैसेजेस आते हैं एंड दे एक्चुअली बिलीव कि ये सब कुछ है। तो ये नॉर्मली जो आपको लगता है जो लोग इन पर बिलीव कर रहे होते हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा गरीब गुरबा होते हैं या जो अच्छे भले समझ बूझ वाले लोग एक मुनासिब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ वो भी लालच और झांसे में आ जाते हैं? पाकिस्तान में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस हैं। एक ऑडियंस हुआ है जिसको आप कॉल करके रोते हुए बताएंगे कि आप गलती से आपके पास मेरे पैसे आ गए हैं तो आप मुझे प्लीज़ वापस भेज दें, तो आप वो पिन आप अपना उसको दे देंगे। एक ऑडियंस तो हुआ है जो ये भी मान लेते हैं। अच्छा। एक ऑडियंस हुआ है जिसको आप कहेंगे कि आपका इतना तोले सोना निकला है, वो भी मान लेते हैं। दूसरी ऑडियंस है जो कि ये चीज़ें नहीं मानती, लेकिन वो जब किसी इन्फ्लुएंसर की ज़ुबान से वो बात सुनते हैं तो वो उसको मान लेते हैं।
तो हर ऑडियंस के लिए इन स्कैमर्स ने अपने अपने अच्छा, टैक्टिक्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में भी मतलब मैं आपसे जी। बात करना चाह रही थी। इससे भी बहुत से लोगों ने बड़ा पैसा Exactly. गंवाया है। बिल्कुल। तो अभी भी क्या इसकी मद में स्कैम्स होते हैं या इसको बड़ा अभी भी अच्छा बहुत बना ज़्यादा दिया होता गया है? अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। इवन के इमरान खान साहब के एरा के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब ना प्राइम मिनिस्टर थे ना चीफ मिनिस्टर थे, कुछ भी नहीं थे, इमरान खान के एरा में नवाज शरीफ के लैपटॉप स्कीम चल रही थी बिल्कुल। स्कैम्स के तौर पे। तो लोग इस पे भी बिलीव कर रहे थे, हालांकि आपको पता है कि वो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के अंदर ही नहीं है, तो उनका इनिशिएटिव कैसे गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो क्विकली लोगों को आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे जिससे वो अपने आप को महफूज बना सकते हैं इन स्कैम से? वो किसी भी नौयत का स्कैम हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग, लॉटरी की सूरत, कुछ भी, बेनज़ीर इनकम, जो भी चीज़ें हैं। सो एनी सजेशंस दैट यू वुड वांट टू गिव टू आवर जी। व्यूअर्स? इसमें एक तो चीज़ ये है कि जब भी आप शॉपिंग करें तो उससे पहले आपने मेक श्योर करें कि आपका बैंक अकाउंट एक सेपरेट बना लें। बड़ा इजी प्रोसेस है, 1-2 दिन में आपका बैंक अकाउंट सेपरेट बन जाता है। डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। आप उसको अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है उसको आइसोलेट करें अपनी शॉपिंग मनी से। बिल्कुल ठीक ठीक हो है, गया। पहला स्टेप ये है ताकि वर्स्ट के सिनेरियो में आपके पैसे सेव रहें। दूसरी चीज़ में यह है कि आप किसी भी जगह से शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ से आपने रिव्यूज़ लाजमी लेने हैं कि ये जो जगह है वो सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं, एक दिन लग जाएगा जवाब आने में, मुख्तलिफ लोग हो सकता है इंस्टेंटली जवाब देते हैं, बट आपका एटलीस्ट पैसे जो हैं वो सेव रहेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ यह है कि अगर स्कैम हो भी जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें आपको पता हो कि आपने FIA को रिपोर्ट करना है, आपने साइबर क्राइम बिल की वेबसाइट पे जाना है, साइबर क्राइम की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपने उसकी एप्लीकेशन फाइल करनी है। ये मजबूत हो गया वह निज़ाम? अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रेसेस इतना कुछ एक ऑर्गेनाइज सिस्टम अभी तक वो नहीं बना, लेकिन स्टिल आपके पास एटलीस्ट वो फाइल आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए। तो लास्टली ये है कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप कभी भी शेयर ना करें, और अगर शेयर करनी भी पड़ जाए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो उसमें उतनी अमाउंट रखें जितनी कि आप परचेजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मलिक वकास सईद, हमारे साथ शो में मौजूद थे। बड़े ज़बरदस्त सजेशंस और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए और दीगर मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग।